हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में पार्ट 11 में हम आपको यहाँ पे साइंस के MCQs करवा रहे हैं लगभग 500, जिसमें 146 क्वेश्चन हो गए थे। और क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो रीट थर्ड ग्रेड टीचर, ग्रुप डी हो, पटवार हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, या बिहार SI हो, या UP SI हो, या NTPC हो है, या SSC हो, सभी एग्ज़ामों में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेवल इतना हाई हो गया है और क्वेश्चन इतने तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको यहाँ बताए गए क्वेश्चंस में से डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों तक। और आज के एपिसोड में हम उसके आगे के MCQs लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप 147 नंबर का क्वेश्चन देखिए, धूप के चश्मे की पावर क्षमता। अब पहले तो बताओ कि जो चश्मा होता है, जो भी, चाहे वो नंबर वाला हो, नज़दीक का चश्मा हो, या दूर का चश्मा हो, या धूप का चश्मा हो, सभी की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, और डायोप्टर में मापी जाती है। ये आप जानते हैं, क्षमता काय में मापी जाती है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया, याद रखना आप, उसको डायोप्टर में मापी जाती है। तो वो कितनी होती है? तो जो धूप का चश्मा होता है वो जर्नली सिंपल कहलाता है, उसमें कोई नंबरिंग नहीं होती। तो इसकी क्षमता होती है 0, शून्य डायोप्टर, शून्य यानी 0 डायोप्टर। याद रखना आप, हैं, इसका आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण का मतलब आप समझ गए, ना उत्तल है ना अवतल है, समतल दर्पण है। उसकी वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर या कर्व रेडियस है, कितनी होती है? तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। कहीं कहीं आप ऐसा इन्फिनिटी का साइन भी देखेंगे, इनफाइनाइट का साइन होता है, ये अनंत का साइन होता है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे तरीके से देखें, रजिस्टर्ड नोटबुक या कॉपीज़ वगैरह लेके बैठें, ताकि आप इन्हें लिखते भी रहें। इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। वीडियो अभी देख लेंगे आप, एग्ज़ाम टाइम पे सारी वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता। तो एक नोट्स बनाएं, उसमें सभी क्वेश्चंस को लिखें। मैं पर वीडियो के अंदर 14, 15, 16 ऐसे ही क्वेश्चन इतने ही कराता हूँ, समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए। जो समझाने लायक है उसे समझाऊँगा, अदरवाइज हम आंसर के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसारी ब्रह्मांड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखिए आपने पढ़ा भी नहीं होगा कई स्टूडेंट ने अभी तक इसको। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना, देखते रहिए आप। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीरीज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव। और डॉपलर प्रभाव क्या होता है मैंने बता चुका हूँ मैं आपको फिजिक्स की वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। और नहीं बताया है अगर मैंने, आप ऐसा समझते हैं, तो मैं आने वाली वीडियो में इसे पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे फिर रिपीट कराना है इसको। डॉपलर प्रभाव वैसे मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, हैं। डॉपलर इफेक्ट होता है, इस पर आधारित होता है आपका प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर का क्वेश्चन है। जल में वायु का बुलबुला, जल में, पानी में जो वायु का बुलबुला होता है, आपने बुलबुले देखे होंगे, वो किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो इसका आंसर होगा आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो आप देखते रहिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से। सर्च लाइट, इसका यानी खोज बत्ती हिंदी में बोलते हैं, लिखा हुआ भी मिलेगा आपको किसी किसी एग्जाम के अंदर। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? सर्च लाइट 151 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रुप डी, रीट और ये पटवार, और पुलिस डिपार्टमेंट, ध्यान रखना इस बात का। इसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। देखिए मैं क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करता हूँ जो उससे काफ़ी रिलेटेड हो। देखिए आप,
लेंस से चल रहे थे हम, दर्पण पर आ रहे हैं और अवतल दर्पण की ही बात चल रही है। इस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 152 नंबर का है। मानव आँख मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। तो अब ये कह रहा है कि जो मानव की आँख होती है वो देखने वाला जो प्रकाश होता है वो किस तरंग दैर्ध्य यानी कितने तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही यानी आसान होता है। तो लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए 5500 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य को मानव आँख इजीली देख सकती है बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती। 5500 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा आपका। एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। 153 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। तो किसी किसी बुक के अंदर एक्चुअल आपको दिखेगा 1.28 सेकेंड और कहीं आपको 1.3 सेकेंड, लेकिन ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिखेंगे, या तो ये दिखेगा या ये दिखेगा। तो आप इस तरह से इसको, ये ओब्लिक का निशान है, बटा मत समझ लेना इसको। या तो 1.28 सेकेंड, माइनर सा डिफरेंस है 0.02 का, अलग अलग बुक में दिखा रखा है। एक्चुअल में राउंड फिगर में 1.3 सेकेंड ही एग्जाम में देता है, तो ये याद रखना। चंद्रमा के लिए है ये, और सूर्य के लिए 8.16 सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 154 क्वेश्चन। 154 क्वेश्चन क्या कहता है आपका। हेलोजन क्या कह रहा है। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है। तो हेलोजन लैंप का तंतु जो होता है वो एक तो टंगस्टन और प्लस सोडियम इनका बना होता है। टंगस्टन और किसका बना होता है, सोडियम का, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलोवाट का मान कितना होता है। जूल में पूछ रहा भाई, ये मैंने साफ साफ लिखा है, वाट का मान जूल में होता है, हैं। तो कितना होता है सभी जानते होंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल है। ये होता है 1 किलोवाट का मान जूल में। कितना, 1 किलोवाट का मान जूल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जलते हुए विद्युत बल्ब, कोई विद्युत बल्ब है जल रहा है, के तंतु का तापमान कितना होता है। तो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना, इसकी रेंज है ये। जलते हुए विद्युत बल्ब, कोई विद्युत बल्ब जल रहा है, उसका जो तार होता है या तंतु होता है, आपने देखा होगा जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, उसका तापमान कितना होता है जलते हुए का। लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड तक। ये उसका टेम्परेचर होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। फ्यूज जो होता है हमारे घरों में लगाते हैं हम, फ्यूज में उपयोग होने वाले तार की क्या विशेषता होती है क्वेश्चन। तो ये सभी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि उच्च प्रतिरोधक शक्ति एवं निम्न गलनांक। तो उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। कहने का मतलब है कि प्रतिरोध तो हाई होना चाहिए, उसमें गलनांक कम होना चाहिए, या किसी भी कारण से, किसी भी प्रॉब्लम से, अप डाउन वोल्टता के कारण या किसी भी वजह से जरा सा भी लोड बढ़े जिससे हमारे उपकरण खराब हो, उससे पहले ये निम्न गलनांक होने के कारण डिस्कनेक्ट हो जाए, वो तार क्या होता है जल जाता है और फ्यूज ड्रॉप हो जाता है। सर्किट जो हमारा बटन होता है वो अपने आप ही ऑफ हो जाता है, ठीक है। और ये सप्लाई कट जाती है यहाँ से हमारे घर की मीटर के पास से, तो उससे क्या होता है हमारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। इसलिए उसका गलनांक निम्न होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत बल्ब का तंतु, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, टंगस्टन का, टंगस्टन का, ठीक है। और विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है। अब ये टंगस्टन है, इसको W से शो करते हैं भाई, ये से ये, और ये सोडियम को Na से शो करते हैं। ये बता दिया मैंने, प्रतीक होता है आपका। ये केमिस्ट्री वगैरह जब चालू करेंगे तो उसमें सब पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, बोर्ड तरीके से, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन आपके लगभग भौतिकी में चल रहे हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके आते फिजिक्स के केमिस्ट्री के भी हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि अभी हमारी थ्योरी भी भौतिक में ही चल रही है, फिजिक्स की ही थ्योरी चल रही है यहाँ पे। अगर थ्योरी वाली क्लास देखेंगे तो जब केमिस्ट्री की क्लास चलेगी तो मैं ये सब अच्छे से एक एक चीज़ बताऊँगा आपको। हाँ, एक संयोजी तत्व, द्विसंयोजी तत्व, धनात्मक संयोजकता तत्व, ऋणात्मक संयोजी तत्व, सब पढ़ाऊँगा मैं अच्छे से। आगे देखिए आप, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए किस धारा की आवश्यकता होती है? किस धारा यानी कौन से करंट की? तो डीसी, डायरेक्ट करंट, डीसी की जरूरत होती है। हैं, इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट है। आपने देखा होगा स्टोरेज बैटरी का मतलब वही है, बैटरी, गाड़ियों वगैरह की जो बैटरियां होती हैं, दिष्ट धारा होती है ना, हिंदी में दिष्ट धारा भी बोलते हैं और इंग्लिश में डायरेक्ट करंट डीसी बोलते हैं। लिखूंगे यहाँ पे ये दिष्ट धारा, ठीक है। तो स्टोरेज बैटरियाँ, जितनी भी बैटरी होती है आपकी, उसको चार्ज करने के लिए किस धारा की आवश्यकता होती है? डीसी की, डिस्ट धारा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी व्यक्ति ट्रांसफार्मर को जानते हैं। इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि 95% स्टूडेंट इसी को गलत करके आते हैं। अभी आप आंसर बता दो सब। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बता दो कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है। बताओ, सोचो, या अपने नोटबुक में कहीं पीछे लिखो, फिर मैं आंसर बताऊंगा तो मैच करना कितने का सही है। ईमानदारी से लेकिन है, बेईमानी मत करना भाई इसमें। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो कोई तो बोलेगा धारा के मान को बढ़ाने के लिए, कोई कहेगा धारा के मान को निम्न करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वोल्टता के लिए प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर। किसके लिए? वोल्टता के लिए। विद्युत धारा के वोल्टेज को, क्योंकि वोल्टेज पर ही डिपेंड करती है धारा, वोल्ट वी प्रोपोर्शनल आई होता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा तो धारा घटेगी, हैं। वी प्रपोज आई होता है ना, प्रोपोर्शनल आई पढ़ा रखा है ये। देखो, विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल ऑफ वोल्टेज, है ना, विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत धारा के वोल्टेज को, वोल्टता के मान को, है ना, कि आप डायरेक्ट करंट बोलोगे, वोल्टता के मान को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन एपिसोड में आपके 160 प्रश्न हो गए, लगभग टोटल 500 करवाने हैं, बहुत जल्द हो जाएंगे। वीडियो अब कंटिन्यू आएगी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखें अच्छे से, स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी रजिस्टर में लिखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्ज़ाम तो आपको देना ही है, कोरोना का पीरियड है, सेकंड फेज़ है, थर्ड फेज़ है, इस तरह से बातें चलती रहती है और बहुत ज़्यादा परेशानियां भी आ रही है, लेकिन एग्ज़ाम तो आपको आज नहीं तो कल देना ही है। जब भी एग्ज़ाम होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो आप बैठेंगे नहीं। तो आप जब भी एग्ज़ाम में बैठे तो एक सीट कंफर्म करा लें आपकी, ये सोच के पढ़ें आप। इसके अतिरिक्त भी अध्ययन करें किताबों से, आपको जहाँ से भी अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ें। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ज़रूर देखें आप, है ना। इस चैनल पर प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें दी गई है, मैथ के काफ़ी कोर्स हो गए, फिजिक्स के काफ़ी कोर्स हो गए, इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी हो गए। एक हमारा और चैनल है गतिमान टेक्निकल हब, उस पर ITI वालों के लिए फिटर और इलेक्ट्रीशियंस के पेपर भी मौजूद हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, फिटर के थ्योरी भी डिटेल से है। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।